Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about Part B, Indian Economic Development. इसमें आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपकी नेक्स्ट बुक है। पहले आपका पार्ट ए में आपका इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है और पार्ट बी में आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इसमें आपके टर्म फर्स्ट में 22 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पार्ट बी से आएंगे, 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जो है पार्ट ए से आएंगे। जो आपका इसमें टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 22 मार्क्स के क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएंगे और आपका 18 मार्क्स के क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें हमारा जैसे चैप्टर फर्स्ट है तो इसमें हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, ये आपका टॉपिक है। कॉलोनियल exploitation on the Indian economy under the British rule, under the British rule। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। जैसे आप जानते हैं कि बिफोर 1947 इंडियन इकोनॉमी वर्क अंडर द ब्रिटिश रूल। जैसे इसमें आपका क्या था कि सब्जेक्टेड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था। इट इम्प्लाइज द टारगेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सेक्टर। जो आपका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मेन टारगेट था, जैसे आपकी इकोनॉमी में जो ऑल सेक्टर्स थे उसमें ऑल सेक्टर में आप कह सकते हैं इकोनॉमी, जैसे इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। आपकी जो इकोनॉमी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में वर्क करती थी। तो इसमें आपका देखते हैं जैसे ब्रिटिश इकोनॉमी के अंडर में आपकी वर्क करती थी, उसमें जो भी प्रॉफिट होता था वो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट होता था, वो आपके जो इंडियंस थे उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। तो इसमें आपका फर्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें आपका जैसे देखते हैं कि जो औपनिवेशिक निवेश था ये आपका पहले उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट थी सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उसने एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया। इसमें आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सप्लॉयटेड थ्रू द जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू। इसमें आपका जो इसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जैसे जमींदारी सिस्टम था और आपका लैंड रेवेन्यू। जमींदारी सिस्टम आपका जो जमींदारी इसमें सिस्टम था और आपका लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था, इसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। जैसे इसमें आपके जो इंडियन फार्मर थे वो सबसे ज़्यादा आपके इससे इफ़ेक्टिव हुए। इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे जो ज़मींदार थे उनका बहुत ज़्यादा फार्मर को शोषण करते थे। इसमें आपका ज़मींदार वे डिक्लेयर टू ऑनर्स ऑफ द सॉइल। जो आपके जो ज़मींदार थे, ज़मींदार जो है उनको लैंड जो उसमें आपकी सॉइल तो उसका ओनर कहा जाता था, वो अपने अकॉर्डिंग जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे।
जैसे किसी फार्मर को ज़्यादा उसमें क्या था कि आपका ग्रेन का प्रोडक्शन होता था या नहीं होता था, आपका उसमें क्लाइमेट जैसे वेदर आपका गुड होगा तो रेनफॉल गुड होगी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, रेनफॉल गुड नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन लो होता था। बट इसमें क्या था, लैंड रेवेन्यू, तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका था जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू। इसमें आपको जो है लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। जैसे लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लोटेशन जो होता था वो आपका ज़मींदार के थ्रू ज़्यादा होता था, क्योंकि उसमें जो ज़मींदार थे उनको जो है सॉइल का ओनर कहा जाता था। इसमें अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था कि इसमें आपका जो ज़मींदार थे, जैसे जो आपकी लैंड थी उसके ओनर वही रहते थे। देयर वे पे फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट वाइड वे ऑफ लैंड। इसमें गवर्नमेंट, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कमीशन था वो आपका फिक्स था। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे वो आपके फिक्स थे। वो जो है टैक्स को जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अर्न करती थी। इसमें आपके जो जमींदार थे वो आपके फार्मर्स जो थे उनसे जो है टैक्स, जब इसमें आपका लैंड रेवेन्यू जो है लेते थे, उसके बाद उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते थे। अब इसमें आप देखते थे जैसे इसमें देयर वर फ्री टू, इसमें आपका एग्जैक्ट एज मच दे विश्ड। उसमें क्या था, उनका जो लैंड रेवेन्यू था वो आपका फिक्स था कि आपको उतना लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखेंगे आपके जो फार्मर्स थे, जैसे जो आपके जो फ्रॉम द टीलर्स ऑफ द सॉइल, टीलर्स ऑफ द सॉइल मीन्स होता है फार्मर्स। फार्मर को जो लैंड रेवेन्यू फिक्स था उस लैंड रेवेन्यू को जो है पे करना पड़ता था। उसमें आपके चाहे रेनफॉल हो या आपके गुड उसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था या नहीं होता था, बट आपको जो है ज़मींदार को जो है लैंड रेवेन्यू पे करना, जैसे एक टैक्स के रूप में जो है लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसमें ज़मींदार के माध्यम से जो है, जैसे उसमें टैक्स जो है फार्मर से लेती थी, जो आपके टीलर्स थे, टीलर ऑफ द सॉइल से उनसे जो है रेवेन्यू ऑब्टेन करती थी। और उसमें आप देखेंगे कि उनका जो दे वेयर द पे फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द लैंड। उनके जो टैक्सेस थे वो फिक्स थे। जैसे लैंड के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो आपके फिक्स थे, उसको जो है फार्मर को पे करना पड़ता था। अब इसमें आप देखेंगे जो टैक्सेस थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। जैसे उसमें आपकी लैंड के अकॉर्डिंग उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए थे। तो इसमें आपके जो जैसे एक्चुअल आप देखेंगे जो कल्टीवेटर था, जो एक्चुअल कल्टीवेटर था वो फार्मर था, बट ही वॉज नॉट ओनर ऑफ द सॉइल। एक्चुअल कल्टीवेटर ही वॉज नॉट ओनर ऑफ द सॉइल इन द टाइम ऑफ यू ऑफ इंडिपेंडेंस। वो उसका ओनर नहीं था। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे इसमें आपका या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले इंडियन इकोनॉमी जो थी वो आपकी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। और उसमें देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद भी इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स उसमें जो प्रॉफिट होता है बहुत लिटिल, 0.25% का प्रॉफिट होता था। आप इसमें कह सकते हैं जैसे इसमें मिनिमम फॉर द सर्वाइवल देयर वेयर लेफ्ट विद द सरप्लस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। जैसे उसमें क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें जो सरप्लस था वो लेफ्ट, बहुत लिटिल, बहुत थोड़ा उसमें जो है सरप्लस जो है मिलता था। मीन्स फार्मर्स को प्रॉफिट, कभी कभी उसमें क्या था कि आपके जो फार्मर्स थे उनको सरप्लस नहीं मिलता था, वो डेप्ट में ही चले जाते थे। जैसे उसमें क्या था कि जमींदार वो उसमें जैसे आपके मनी लैंडर्स जो है
मनी बारो करते थे तो उसमें जब उनकी क्रॉप जैसे आपकी जो है अगर बैड होती थी अकॉर्डिंग टू, जैसे इसमें देखिए उनकी क्रॉप जो अगर बैड होती थी उस कंडीशन में क्या था कि कभी कभी वेदर का इफेक्ट होता था, गुड रेनफॉल नहीं होती तो उसमें प्रोडक्शन लेस होता था। तो उस कंडीशन में भी उनको जो है जैसे उसमें जो मनी बोरो करते हैं उनको डेप्ट उसमें उसको पे करना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ता था। तो उस कंडीशन में वो डेप्ट में चले जाते तो उसमें उनकी जो लैंड थी वो भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है ले ली जाती थी। अब इसमें देखेंगे आपके जो जमींदार थे, जमींदार ऑफ द अदर हैंड स्पेंड दियर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरियस लाइफ। जैसे जमींदार जो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जो आपके जमींदार थे उनकी लाइफ लग्जरियस लाइफ जीते थे, क्योंकि वो फार्मर से जो टैक्सेस जैसे लैंड रेवेन्यू जो अर्न करते थे उस लैंड रेवेन्यू कुछ पार्ट जो है जैसे उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फिक्स की थी वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ता था। जो आपका एक्सेस होता था उससे अपनी लाइफ लग्जरियस लाइफ जीते थे। और उसमें आप देखेंगे लिटिल आर नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका लिटिल डेवलपमेंट होता था या आप कह सकते हैं लेस डेवलपमेंट होता था। तो इससे आपके जो फार्मर्स थे उस पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था, क्योंकि उसमें फार्मर की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था अंडर द ब्रिटिश रूल। क्योंकि जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग फार्मर्स का शोषण होता था, उसमें लैंड रेवेन्यू पे करना, क्योंकि लैंड रेवेन्यू इतने ज़्यादा था कि फार्मर उसको पे करने में प्रॉब्लम उनको होती, जैसे उनकी इतनी इनकम ही नहीं होती थी कि वो लैंड रेवेन्यू पे कर सकें। क्योंकि प्रोडक्शन जब होता था तो लैंड रेवेन्यू पे कर लेते थे, जब प्रोडक्शन आपका लेस होता था तो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे। और उसमें आपके जो जमींदार थे लैंड रेवेन्यू से उनकी जो लाइफ थी वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। जैसे मीन्स जमींदार he was collect the land revenue from the tillers of the soil. He deposited the land revenue to the British rule and he saved some money for his luxurious life. जैसे उसमें वो डिपॉजिट करते थे कुछ पार्ट वो सेव करके रखते थे अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। जैसे उसमें क्या था ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती थी उससे ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करते थे, फार्मर्स पे उससे ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करके उनसे जो है मनी अर्न करते थे। जैसे रेवेन्यू लेते थे उससे अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ बना लेते थे और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लॉयटेशन जो फार्मर का होता था। अब इसमें आप देखते हैं कि पहले आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा शोषण, क्योंकि इसमें आप देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी आपके जो रॉ मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स जो है आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो है चीपर रेट में परचेज करती थी और उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते थे उसको हाई कास्ट में इंडियन मार्केट में जो है सेल करती थी। तो इससे क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी जो इंडस्ट्री थी वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें आप देखेंगे कि पहला आपका था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें आपका था जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। इसमें आपके जो जमींदार थे मीन्स जमींदार वाज डिक्लेयर ओनर्स ऑफ द सॉइल, इसमें आपके जो जमींदार थे जमींदार वाज डिक्लेयर्ड ओनर्स ऑफ द सॉइल। जैसे इनको जो है सॉइल का ओनर जमींदार को कहा जाता था और दे वेयर पे द फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट को जो है इसमें क्या था कि वो टैक्सेस पे करते थे और उसमें किसके माध्यम से, वाई द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, मीन्स जमींदार पे फिक्स सम मनी
टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। वो जो है लैंड रेवेन्यू के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है, जो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते थे टैक्सेस। तो उसमें जमींदार जो है किसका एक्सप्लॉयटेशन करते थे? फार्मर्स का। फार्मर्स का बहुत ज़्यादा उसमें शोषण होता था। फार्मर्स के ऊपर वो टैक्सेस इम्पोज करते थे, जैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टैक्सेस इम्पोज करते थे। उसके बाद जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे उसको वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करते थे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता था उसको जो है उससे अपनी लग्जरियस लाइफ जीते थे। इससे क्या था कि आपके जो फार्मर्स थे, फार्मर्स का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। मीन्स जो इसको हम फार्मर्स को हम लोग टिलर ऑफ द सॉइल, टिलर ऑफ द सॉइल मीन्स ही वॉज एक्चुअल कल्टिवेटर्स। फार्मर्स जो थे मीन्स टिलर्स ऑफ द सॉइल। इसमें आपके जो फार्मर्स थे, जैसे इसको हम लोग कहेंगे फार्मर, फार्मर्स वर एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द सॉइल। इसमें आपके जो फार्मर्स थे, फार्मर्स एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, बट जैसे उसमें एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, बट उसमें क्या था कि आपके जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे, उस पर जो है जैसे आपके जो जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्पोज किए जाते थे। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे दे वेयर लेफ्ट विथ नो सरप्लस फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद जो है उनको जो है कोई जैसे एग्रीकल्चर करते तो उनका कोई सरप्लस ही नहीं होता था, उनकी कोई सेविंग्स ही नहीं होती थी। जो इन्वेस्ट करते थे बस उतना खाने पीने के लिए उनको हो जाता था, उससे ज़्यादा उनका जो है प्रॉफिट ही नहीं होता था। और उसमें हमारा जैसे इसमें देखेंगे जो आपके जमींदार थे, जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंट दियर रेवेन्यू इनकम। जो जमींदार थे वो आपके जैसे अंदर हैंड से उसको रेवेन्यू को अर्न करते थे, या आप उसको रेवेन्यू को एक्सपेंड करते थे। जैसे रेवेन्यू को जो एक्सपेंड, जैसे रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे उसको जो लग्जरियस लाइफ जीते थे अपना। मीन्स देयर आर लिटिल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो आपका उसमें क्या था, प्रोडक्शन लो था। क्योंकि आपकी उस टाइम जो एग्रीकल्चर थी वो डिपेंड करती थी रेनफॉल पर। गुड रेनफॉल होती थी प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता था, प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगर गुड रेनफॉल नहीं होती तो प्रोडक्शन लो होता था। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है उसमें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ colonial exploitation in industrial sector। तो इसमें आप देखते हैं कि जो जैसे इसमें आप देखेंगे प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वाज वेल नोन एज द हैंडीक्राफ्ट। आप उसमें जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हम लोग कहते हैं हैंडीक्राफ्ट के नाम से, जो हस्तशिल्प था। अब इसमें आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्री, जैसे इसमें आप देखेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंजॉय टू वर्क वाइड द रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी। In that time, Indian handicrafts reputation for the
जैसे उसमें आप देखेंगे कि जो इसका जो वाइड रेपुटेशन था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था उसके पूरे वर्ल्ड में, उसकी क्वालिटी और उसकी जैसे आप देखो उसकी जो वैरायटी थी, उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। बट देयर वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसमें देखेंगे कि जैसे डिस्ट्रॉय करने की आपकी जो फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की फॉरेन में डिमांड थी। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ जो आपकी थी वहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो उसमें इसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हैवी ड्यूटीज़ ऑन दियर एक्सपोर्ट्स। जैसे उसमें जो उसका एक्सपोर्ट था, जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जो गुड्स थी उसका एक्सपोर्ट होता था, तो उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दिए। जैसे उस पर हैवी ड्यूटी उसने इम्पोज कर दिया। जब हैवी ड्यूटीज़ होगा तो उसका एक्सपोर्ट लेस हो जाएगा, क्योंकि उस गुड्स की जो है कॉस्ट हाई होगी। और उसमें देखिए जब उसकी गुड्स की कॉस्ट हाई होगी, गुड्स की, तो उस कंडीशन उसकी डिमांड रिड्यूस होगी। जैसे उसकी डिमांड पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका था जैसे इसमें डोमेस्टिक डिमांड्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डोमेस्टिक डिमांड थी उसको उसने डिस्ट्रॉय किया। उसने डिस्ट्रॉय करने के लिए कि यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स थे, जो इंडिया में रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता था, उसको चीपर रेट पे परचेज करती थी। और उसमें जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी वहाँ से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके इंडियन मार्केट में जो है उसको सेल करती थी। तो पहले उसकी जो स्टार्टिंग में पॉलिसी थी कि आपके जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उसकी वैरायटी और क्वालिटी गुड थी, उसकी जो फॉरेन कंट्रीज़ में डिमांड थी। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल्स इंडिया से परचेज़ किया, यहाँ से जैसे इसने इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट किया, फिर वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थे उसको इंडिया में उसने चीपर रेट पे सेल किया। तो उसमें जब उसने पहले उसकी जो स्टार्टिंग थी वो चीपर रेट में सेल किया, तो उससे क्या था आपके जो हैंडीक्राफ्ट, इसमें आपके जो देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो जो आपकी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई। तो इसमें आप देखेंगे ड्यूटी फ्री आपके इंपोर्ट उसने क्या किया कि जो ब्रिटेन से गुड्स जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड होती उसको ड्यूटी फ्री कर दिया। इंडिया में वो आपकी इंपोर्ट होती ड्यूटी फ्री, उस पर कोई जो है टैक्सेस नहीं लगते थे। तो ब्रिटिश गुड्स की डिमांड इंडिया में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। फिर उसमें देखेंगे जैसे इन द इंडियन मार्केट में उसने क्या किया कि आपकी जो ड्यूटी फ्री जो है इंपोर्ट किया, इंडियन मार्केट में आपकी जो ब्रिटिश गुड्स थी उसकी डिमांड, जैसे उसकी सप्लाई यहाँ पे जो है फ्री ड्यूटी, जैसे उस पर कोई उसने जो है ड्यूटी चार्ज नहीं लगाया, कोई टैक्सेस उस पर नहीं लगाया, जैसे उसने इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया, तो उसकी डिमांड यहाँ पे इंडियन मार्केट में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई। जब उसकी डिमांड जो इंडियन मार्केट्स में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे आपके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो आपकी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसने ड्यूटी फ्री उसमें जब उसमें जैसे उसमें जो ब्रिटिश गुड्स थी जो है, जैसे ब्रिटिश गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड हो तो उसको ड्यूटी फ्री जो है करके इंडिया में उसने जो है इंपोर्ट करना शुरू किया, इंडिया में इंपोर्ट होना स्टार्ट हुआ। तो उसकी जो कॉस्ट थी वो आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स से उसकी लो थी और उसकी क्वालिटी में डिफरेंसेस थे। उसमें शाइनिंग ज़्यादा थी, ड्यूरेबल थे, इसलिए उसकी डिमांड इंडियन मार्केट में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। ऐसे पूरी इंडियन मार्केट उसने जो है अपना जो है, जैसे उसके जो ब्रिटिश गुड्स थी उसका जो है एक एकाधिकार हो गया, मोनोपोली हो गई। तो जब उसने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद उसने अपने अकॉर्डिंग गुड्स के प्राइस निर्धारित करती थी। जैसे आपके इंडिया में जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती चली गई। जब डिस्ट्रॉय होती चली क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोर्स ऑफ इनकम रिड्यूस होगा, पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होगा। जैसे पर कैपिटा इनकम लो होगा, जब पर कैपिटा इनकम लो होगा तो पॉवर्टी आएगी और उस पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया पे जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो इस तरह से उसने जो है जैसे
कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसने अपना इम्पैक्ट जो है। और थर्ड अब इसमें आपका पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें आपका जैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि इसमें ट्रेड वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू द डिस्क्रिमिनेशन। जैसे आप देखें जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें आपका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ था। अब इसमें आप देखते हैं जो आपका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो इसमें ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हो रहा है, उसमें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। जैसे ही वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी उससे जो है एक्सप्लॉयटेड हो गया। जैसे इसमें क्या था कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स। तो इसमें आपके जो इंडियन रॉ मटेरियल्स थे, इंडियन रॉ मटेरियल्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। जैसे इसमें था कि इंडियन रॉ मटेरियल्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स। तो इसमें आपके जो इंडियन रॉ मटेरियल्स थे उनका ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता था। और उसमें जब देखते हैं कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होगा तो उसमें फुलफिल द इन्फ्लुएंस ऑफ नीड्स इन ब्रिटिश इंडस्ट्री। जब ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होगा तो ब्रिटिश इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल्स की नीड्स थी वो आपकी फुलफिल होती गई। फिर आगे देखेंगे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपका जो ड्यूटी फ्री पहले आपका है ड्यूटी, इसमें इंडियन रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। दूसरा आपका है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स of British goods फॉर एक्सपेंड डिमांड। इसको हम करेंगे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स फॉर एक्सपेंड डिमांड। इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि इंडियन रॉ मटेरियल्स ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, आपके जो इंडियन रॉ मटेरियल्स उनका ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता है। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट फॉर द फुलफिल ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। जैसे ब्रिटिश इंडस्ट्री की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स की सप्लाई होती थी। जैसे आपके रॉ मटेरियल्स की सप्लाई जो है आपके ड्यूटी फ्री जो है आपका उसमें ब्रिटेन होता था। और उसमें आपके जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी, ब्रिटिश इंडस्ट्री से जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थे उसका जो है इंडिया में एक्सपोर्ट होता है। ड्यूटी फ्री जो है, जैसे ब्रिटेन जो है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जो है करती थी। आप देखें इट वाज ओनिंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडियाज इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। इसके बाद जो इंडिया के इंपोर्टर्स थे, जैसे इसमें धीरे धीरे जो है उसमें ब्रिटिश गुड्स को जो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करना स्टार्ट किए, तो ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। जैसे इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो ब्रिटेन था ये आपका ब्रिटेन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। जैसे इसमें आप देखेंगे कि आप उसमें जो ब्रिटेन था, इंडिया जो है उसमें रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बन गया। ब्रिटेन को जो रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता था।
अब उसमें देखेंगे जो जैसे आपकी रॉ मटेरियल्स जब आपके ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होंगे तो आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे वो एक्सप्लॉइटेड होना स्टार्ट करे। मीन्स ओनिंग टू इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन द इंडियन इकोनॉमी बिकेम बोथ स्टैग्नेंट एज वेल एट बैकवर्ड इकोनॉमी। इसके बाद आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो आपकी स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई और आपकी बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई। मीन्स जैसे मैंने बताया 3 पॉइंट्स है आपके। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट आपका है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा आपका है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन